Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the alternating currents। तो अपने पास ना अभी जो हम देख रहे हैं ना एसी देख रहे हैं, ये जो अपने चैप्टर चल रहा है ना एनसीईआरटी का, वो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। वो क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 7। तो हम लोग ना इसके फोर्थ लेक्चर में हैं, जिसमें हम लोग आरएलसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ मैंने बहुत बहुत गजब बताया है एसी एनालिसिस। तो आप ना सारे लेक्चर को देखो सीक्वेंशियली और काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका भी एसी एनालिसिस। ये लेक्चर तो बीटेक वाले के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए और इसी वाले के लिए, क्योंकि नेटवर्क का ये ना पूरा एसी एनालिसिस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं काफ़ी डिटेल में भी जाके उसको बता रहा हूँ। इतना भी डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि मैं बीटेक यहाँ पढ़ा दूँ या एमटेक का कोई कुछ चैप्टर ख़त्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। बस यही है कि मैं कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, जो इसमें मेंशन है उसको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो एक बार अच्छे से। चलो हम देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड इन द टू द सीरीज ऑफ एल सी आर, या बोले तो इसको ना हम लोग आरएलसी सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पढ़ने में अच्छा लगता है, एलसीआर पढ़ने में से ज़्यादा अच्छा लगता है आरएल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सर्किट। तो इट इज़ कनेक्टेड टू द एसी सोर्स, वी टेक द वोल्टेज सोर्स दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी, और क्यू इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एंड आई इज़ अ करेंट एंड टी टाइम्स द किरचॉफ लॉ। तो अपने पास जो इसमें जो इक्वेशन हम जो लिखेंगे वो वोल्टेज इक्वेशन अपने पास। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो एल डी आई बाई डी टी आएगा। हम कभी भी ये चीज़ नहीं लिखते हैं कि इंडक्टर का वोल्टेज, ये जो केवीएल इक्वेशन, ये रसिस्टर का वोल्टेज, ये अपने पास, और ये रसिस्टर का वोल्टेज क्या आएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी आएगा। तो ओवरऑल ये वोल्टेज और ये मेरे पास वोल्टेज क्या हुआ, वी, जो वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास ना ओवरऑल क्या है कि यही वोल्टेज क्या कर रहा है, इस समय ड्रॉप कर रहा है। तो हम सबके वोल्टेज को लिखते हैं तो वी एल डी आई बाई डी टी माइनस इक्वल टू जीरो, क्रिचॉफ लूप रूल, या बोले तो या हम इसको लिख सकते हैं थे वी इज इक्वल टू सबके सम को लिख दे तो भी मेरे पास ये इक्वेशन सही है। तो एल डी आई बाई डी टी आर क्यू वाई सी इंटू वी, ठीक ना। अब देखो, वी वांट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस करेंट एंड द फेज रिलेशन। अगर हम बात करते हैं कि अपने को क्या है डिटरमाइन करना है, इंस्टेंटेनियस करेंट एंड द फेज रिलेशन विद द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम बाई टू मेथड। हम लोग दो तरीके से, एक तो फेजर से देख लेंगे और सेकेंड हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस से सॉल्व एनालिटिक्स विद टाइम डिपेंडेंस आई, ठीक ना। और फेजर डायग्राम से जाओगे ना तो तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले सर्किट जो इस फिगर में दे रखा है 7.12, देखो इस सर्किट में तुम्हारे पास क्या है, रसिस्टर, इंडक्टर और द कैपेसिटर को क्या करा है, सीरीज में, कोई पैरेलल में कनेक्टिंग, दे ऑल आर कनेक्टिंग विद द सीरीज, ठीक ना। ये चीज़ है, ये सब बेसिक है। देयर फॉर द एसी करंट ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। तो एसी करंट क्या हो जाएगा, सब में सेम, तो डैट इज सेम एम्पलीट्यूड ऑन फेज। सब में क्या होगा कि एसी करंट तो ये होगा आई एम साइन ओमेगा टी फाइव। अगर मैं बात कर लूँ कि एसी करंट सबके में आई एम साइन ओमेगा टी फाइव, ये अपने पास एसी करंट हो जाएगा। कि फेज ये करंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अपने पास अगर हम रसिस्टर के क्रॉस अगर निकाले थे आई एम साइन ओमेगा टी फाइव, ये अपने पास देखो ये आई एम साइन ओमेगा टी फाइव, ये जो मेरे पास था आई एम साइन ओमेगा टी फाइव, 1 मिनट, ये आई एम साइन ओमेगा टी और फाइव एंगल से, मतलब ये जब फाइव तुम्हारे पास फेज एंगल है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि फेज एंगल, तो ये आई एम साइन ओमेगा टी फाइव, ठीक है। ये कहाँ गया, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द सोर्स, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करेंट इन द सर्किट। तो ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव लर्न द प्रीवियस सेक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेजर डायग्राम इन द प्रेजेंट केस। तो अपने पास क्या है ना कि पिछले हम लोग देख के आ रहे हैं कि कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट के साथ क्या होता है, करंट आई जो है रिप्रेजेंटिंग, करंट आई हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास फेजर में अगर हम करंट आई रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास क्या है, इसी फेज में क्या करेगा, वोल्टेज होगा, रेसिस्टेंस, वोल्टेज का ड्रॉप का रेसिस्टेंस वी आर, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट आर इन सेम फेज। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट आर इन सेम फेज, पहले लेक्चर में हमने देखा। सेकेंड लेक्चर में जो हमने फेजर देखा था, पहले लेक्चर में भी बात किया इसके बारे में, जो फेजर के फॉर्म में ये कि करंट आर इन द सेम फेज, ये देखो। तो करंट आर सेम फेज और इंडक्टर्स आर लैगिंग
इंडक्टर्स आर लैगिंग एंड द कैपेसिटर आर लीडिंग। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसमें हम तीनों देख रहे हैं, तीनों को एनालाइज कर रहे हैं एक साथ। तो ये देखो इंडक्टर्स को हमने क्या किया, लैग किया। अब वहाँ पे पीछे हम नहीं जाएंगे देखें बताने। तो ये इंडक्टर क्या किया, ये अपने पास, और ये अपने पास कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये क्या है, लीडिंग है, और ये अपने पास करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज है, करंट जो है ना कैपेसिटर का करंट π/2 ये लीड कर रहा है, एंगल π/2 से लीडिंग करता है, ये π/2 से लीड कर रहा है, ये लीडिंग है। वोल्टेज से क्या क्या है ना कि करंट लीड करता है, वोल्टेज से करंट लीड करता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज से करंट लीड करता है। देखो करंट लैग द वोल्टेज बाई π/2 एंड द कैपेसिटर द करंट लीड बाई वोल्टेज π/2। तो करंट्स ना लीड करता है वोल्टेज, और ये यहाँ पे करंट क्या करता है, करंट इंडक्टर केस में करंट लैग करता है वोल्टेज से, और वोल्टेज से ये लीड करता है। देखो ज़्यादा ये वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये अपने पास लैग कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है। ये एंगल इधर हो गया, ये एंगल π/2 लैग कर रहा है, और ये एंगल लीड कर रहा है π/2, ठीक ना। तो ये अपने पास VL है और ये VC है, ठीक है। तो ये अपने पास द VL VR VC एंड V रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर रसिस्टर कैपेसिटर एंड द सोर्स वोल्टेज, द V इज द सोर्स वोल्टेज। तो फ्रॉम द प्रीवियस वी नो दैट VR इज पैरेलल टू द I, जो वोल्टेज आर रसिस्टर वोल्टेज इज पैरेलल टू द I एंड द कैपेसिटर वोल्टेज इज π/2 बिहाइंड द I। करंट से बिहाइंड है कि उससे लीड लैग कर जाएगा। और करंट की बात की वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है, और बोले अगर करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, उल्टा बोले तो उल्टा बात करते हैं तो लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करेगा, करंट से वोल्टेज लीड करेगा। इन द केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, और करंट क्या करता है, लैग करता है। वही कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज एक दूसरे से ना क्या करता है, लीड लैग है, तो एक दूसरे से ये यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, या बोले तो कि वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों सेम सही है। π/2 VC इज, तो VC इज π/2 बिहाइंड I, ये लिखा है, और ये पहले लिखा है, और ये अहेड लिखा है। वही कि वोल्टेज क्या करा, लीड करा, वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है करंट कैपेसिटर में। जस्ट उल्टा मैं वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I × VL, कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्फ्यूज होना तो बोलना, रिस्पॉन्ड मैं इसके बारे में बता दूंगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई कन्फ्यूज़ हो रहा होगा तो। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो बता ही देता हूँ कि एक्चुअल क्या हो रहा है। एक्चुअल हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट लैग कर रहा है, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट से देख लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो मैंने यहाँ बोला कि करंट ना क्या कर रहा है, करंट लैग कर, इंडक्टर का करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से π/2। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2, वोल्टेज लीड कर रहा होगा तब करंट लैग कर रहा है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि कैपेसिटर का करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज से, तो करंट क्या कर रहा है, तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा करंट से, ठीक ना। तो ये वोल्टेज लैग बाय द करंट यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज कर लो वर्ड को और वैल्यू, तो ये चीज़ें सेम ही है, ठीक ना। तो तुम्हारे पास ये आ गया फेजर अप्रोप्रिएट। तो लेंथ ऑफ द फेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज VR VC एंड VL। तो ये तुम्हारे पास एक चीज़ दिख रहा है कि जो VRM हो जाएगा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप IM इंटू RM। अगर यहाँ पे हमारे पास होगा IM इंटू RM, यहाँ पे हमारे पास XL, यहाँ पे हमारे पास अगर ओम्स के फॉर्म में देख ले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास IM इंटू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज IM इंटू XC और VLM इंटू XL। तो वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज रिटन VL प्लस VR प्लस VC, ये मेरे पास इज इक्वल टू V, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं VL प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू 0, ये हम फेजर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ फेजर। तो VR प्लस VC, तो देखो ये ना लिखोगे ना, तो VL प्लस VR प्लस C इन द वर्टिकल कंपोनेंट गिवन। तो ये तुम्हारे पास, अब इसको चेंज करोगे तो एक चीज़ दिख रहा है तुमको कि VC और VR अलॉन्ग द सेम लाइन, दोनों क्या है, सेम लाइन है VL और VC, दिस इज लाइन इज सेम लाइन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं कि VC को ना VC प्लस VL कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते थे कि इसका अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे ना तो VC माइनस VL हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन दे कैन कंबाइन इनटू सिंगल फेजर, दैट इज कॉल्ड द VC इंटू VL। तो हिच मैग्नीट्यूड इज VC माइनस VLM। तो अपने पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, VC माइनस VLM, और ये तुम्हारे पास वोल्टेज हो जाएगा जो कि सोर्स वोल्टेज होगा। तो ये तुम्हारे पास VC माइनस VRM हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं हम लोग कि VM निकाल सकते हैं। तो VM स्क्वायर जब निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के,
तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा वी आर एम स्क्वायर। ये तुम्हारे पास इसको ये एंगल को 90 डिग्री मानोगे, इस एंगल को 90 डिग्री, तो ये तुम्हारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा वी एम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये जो निकल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये निकालोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी ना एक मैं थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ तुमको कि अगर कोई सर्किट दे रखा है, अगर तुम्हारे पास क्या है, एक सर्किट दे रखा है आर एल और ये सी, और ये अपने पास ना एक एसी सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे एसी वाला सिंबल है, और ये ठीक है, रुको कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो ये अपने पास एसी सोर्स है, ठीक है, और ये कनेक्टिंग है, ठीक है, 1 मिनट। तो ये अपने पास अगर आर हो गया, ये एल है और ये सी है कैपेसिटर, सबका वोल्टेज दे रखा है कि वी एल, ये तुम्हारे पास वी आर, ये वी आर हो गया ना, ये वी एल और ये वी सी, ठीक है। अगर इस तरीके का कुछ दे रखा है और ये तुम्हारे पास सोर्स वोल्टेज है, वी प्लस माइनस एसी वोल्टेज, तो कभी भी जो ये इक्वेशन लिखोगे ना कि V इज इक्वल टू वी आर वी एल प्लस वी सी, तो ये गलत है, ये कभी भी गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये ना अलजेब्रिक सम नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा ना कि वी आर प्लस जे, इसको ये जो लिखाएगा ना वो तुम्हारे पास वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फेजर के टर्म में ले रहे हैं इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये बुक में ना मेंशन नहीं है, लेकिन वी आर ये ऐसे लिखते हैं, ये सही है, जो मैंने बताया ना ये सही है, ये गलत है, ये वाला इस तरीके से नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है सब फेजर के टर्म में लिखा है, इसलिए ये सब सही है, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में फेजर के टर्म में इसे लिखा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक ना। अगर कोई ऐसे दे रखा है सर्किट तो इस तरीके से वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी होता है, ठीक ना। चलो हम इसके बारे में रेजोनेंस में जब देखेंगे तो इस सब चीज़ों को और अच्छे से देख लेंगे हम लोग। तो ये अपने पास हो गया, सबरे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग वी एम स्क्वायर, तो अपने पास जो भी वैल्यू था वी आर एम वी सी एम और ये अपने पास वी एल एम, इस सब के वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ से लिया, यहाँ से उठा के ये सारे वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ और यहाँ डाल दिया, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाता है वो ये आ जाता है। तो आई एम जो आ जाता है वो मेरे पास वी एम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और ये एक्सएल माइनस एक्सी जो होता है वही मेरे पास इंपेडेंस होता है, इसको इंपेडेंस भी बोलते हैं। ये जेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, एनालॉजी ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो देखो वी एम बाई जेड हम लोग ले रहे थे ना, वी एम बाई आर, तो यही आर को क्या करोगे, अब इंपेडेंस के टर्म में आ गया, तो ये इंपेडेंस यहाँ से एनालाइज होता है तो इसी सर्किट में। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड और जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी बाई एक्सएल स्क्वायर। तो कभी भी अगर इस तरीके का कोई सर्किट दे रखा है, इसमें अगर रेसिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, इस पर भी न्यूमेरिकल है बुक में 1 ओम, ये 2 हेनरी, और ये तुम्हारे पास 3 फ्राड या 4 फ्राड। तो इस तरीके से हम लोग अगर बोल देगा कि सर्किट में इंपेडेंस बताओ, तो देन दैट इज द सर्किट, द एसी एनालिसिस, द सर्किट विल बी इंपेडेंस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। तो एक्सी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तो 2 पाई एफ एल निकाल के फिर आर रेसिस्टेंस के टर्म में जाओगे, इसको भी रेसिस्टेंस के टर्म में, और देन इसके मैग्नीट्यूड को निकालोगे, तब जाके तुम्हारे पास क्या आएगा, इंपेडेंस आएगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक ना। अब देखो हम लोग इंपेडेंस, इसको ना बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, इंपेडेंस डायग्राम देख लेते हैं। तो इसी को इंपेडेंस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल्स में, तो ये तुम्हारे पास आई इज ऑलवेज पैरेलल टू द वी आर। तो देखो तुम्हारे पास आई जो है, अगर हमने ये लिया कि आई आर इज इक्वल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज, तो तुम्हारे पास ये एक इंपेडेंस डायग्राम है, ये तो फेजर और फाई इज एंगल बिटवीन वी आर एंड वी, दैट इज सोर्स वोल्टेज एंड दैट इज डिटरमाइंड बाई द। तो इम्पीडेंस क्या रहा था तुम्हारे पास, ये इम्पीडेंस एक्सएल माइनस एक्सी इम्पीडेंस, ये तुम्हारे पास जेड आ गया और ये तुम्हारे पास आर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ना वी आर आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, और ये तुम्हारे पास वी आर एंगल बिटवीन वी आर और ये सोर्स वोल्टेज, इस वोल्टेज को अगर ले लोगे तो ये सोर्स वोल्टेज के बीच में का ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि सोर्स वोल्टेज यही होगा इम्पीडेंस
ये इम्पीडेंस वाला, तो तुम्हारे पास डिटरमाइन क्या आ जाएगा, तो टोटल tan phi जो निकालोगे ये एंगल tan phi दैट इज कॉल्ड VCM बाई VLM डिवाइडेड बाई VRM, VCM बाई VLM कैपेसिटर वोल्टेज बाई LM वोल्टेज, अगर इस tan phi इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाई बेस, ये जो होता है tan phi दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर में एंगल क्या है, वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज और इंडक्टर वोल्टेज, तो ये लिखा है VCM माइनस VL बाई रसिस्टर वोल्टेज, बेस इज रसिस्टर वोल्टेज। इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे, सबका वैल्यू पुट करोगे ना, तो tan phi का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा XC बाई XL बाई R। अगर यहाँ से भी देखना है ना, एक जगह से और देख सकते थे इसको, यहाँ से देख सकते थे कि यहाँ से अगर एंगल निकालते ना, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड था, जब इसका एंगल निकालते तो इसका एंगल निकालते तो हमारे पास क्या होता है tan phi एंगल निकालोगे तो ये XL माइनस XC, XC माइनस XL, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, तो ये तुम्हारे पास आ जाता, ठीक ना। दैट इज इम्पेडेंस डायग्राम, इसी को इम्पेडेंस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल विद द जेड इज द हाइपोटेनियस, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास जेड इन द हाइपोटेनियस। हम इसके फेजर को भी देखेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन दिस फिगर दैट इज फेज एंगल विद द कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। अब ना हम देखते हैं कि अगर प्योरली अगर बात कर लो कि अगर तुम्हारे पास ना क्या है कि अगर प्योरली रेसिस्टिव है, द एक्सी इज ग्रेटर देन एक्स, अगर क्या है ना कि अगर XC का वैल्यू ना कैपेसिटर का वैल्यू XL से ग्रेटर है, तो कैपेसिटिव क्या है, मतलब फाई जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर XC का वैल्यू ग्रेटर है तो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो सर्किट प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव हो जाएगा। अगर ये वैल्यू XL का वैल्यू ग्रेटर हो जाए अगर XC से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, द सर्किट विल बी प्योरली इंडक्टिव। तो दैट इज फाई इज नेगेटिव एंड द प्रीडोमिनेटली इट इज़ इंडक्टिव सर्किट एंड द करंट इज लैग द सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे लीड हो जाएगा, जब कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा पूरा कॉन्सिक्वेंटली द करंट सर्किट इज, तो ये लीड कर जाएगा वोल्टेज सोर्स से और ये लैग कर जाएगा। अगर फेजर डायग्राम वेरिएशन विद द, अगर फेजर डायग्राम के फॉर्म में देख ले तो V और I तो ओमेगा टी, तो XC इज ग्रेटर देन XL, अगर XC इज ग्रेटर देन XL तो ये देखो तुम्हारे पास ये V है, तो करंट क्या करेगा, करंट अगर XC इज ग्रेटर देन XL तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा सोर्स वोल्टेज से। तो करंट क्या किया, फाई एंगल से लीड किया, तो इसके ये लिखा है, तो करंट इज लीडिंग, करंट क्या करेगा यहाँ पे, करंट लीड करेगा वोल्टेज से, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है XL इज इक्वल टू करंट लीड कर गया वोल्टेज से फाई एंगल, तो ओमेगा टी फाई एंगल से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये तुम्हारे पास ओमेगा टी के, तो ये पास तुम्हारे पास फाई एंगल, तो ये देखो यही एंगल है, ये जो एंगल है ना तुम्हारे पास, ये एंगल जो हो गया, ये एंगल, ये फाई एंगल हो गया, जो क्या कर रहा है, पहले ये क्या कर गया, लीड कर गया, पहले आया ये फाई एंगल पहले आया, और देन इसके बाद ये तुम्हारे पास ओवरऑल सर्किट का ये RL पूरा कंप्लीट RLC सर्किट का हम देख रहे हैं फेजर। और ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स था जो कि पूरा साइनसॉइडल वेव था, VM साइन ओमेगा टी, जो कि मैंने सप्लाई, तो ये मेरे पास पूरा फेजर हो गया, ठीक ना। XC इज ग्रेटर देन XL का। वी ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड एंड द फेज करंट ऑफ LC-RC सर्किट, तो ऑब्टेन एम्पलीट्यूड और फेज करंट LC-RC सर्किट यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ द फेजर, बट द मेथड एनालिसिस ऑफ AC सर्किट सफ़र सर्टेन डिसएडवांटेज, कुछ एडवांटेज। तो फेजर डायग्राम में देखोगे ना, सी नथिंग अबाउट द इनिशियल कंडीशन, फेजर डायग्राम इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन ही करता है। तो देन डिफरेंट फेजर शो द रिलेटिव एंगल बिटवीन द डिफरेंट फेजर, द सॉल्यूशन इज ऑप्टेन इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, और इट इज़ नॉट जनरल सॉल्यूशन, एडिशनली वी डू नॉट हैव द टांजेंट सॉल्यूशन। सो एग्जिस्ट वी नॉट इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग वी को जीरो ले लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन जो होता है सम ऑफ टांजेंट सॉल्यूशन एंड स्टडी स्टेट सॉल्यूशन द सफिशिएंट इन द लॉन्ग टाइम, द इफेक्ट ऑफ द टांजेंट सॉल्यूशन डाई आउट एंड द बिहेवियर ऑफ सर्किट डिस्क्राइब द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन में ना कि सम ऑफ कोई भी स्टेट सॉल्यूशन, ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन में ना कि सम ऑफ कोई भी हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वह सम ऑफ टांजेंट सॉल्यूशन, टांजेंट रिस्पॉन्स प्लस वन ऑफ द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्स देता है। तो ये सब चीज़ें ना क्या है कि जब काफ़ी इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तो तुमको ये सब चीज़ें समझ में आएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये समझ लो कि बस क्या है ना कि अगर कोई भी इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि इफेक्ट टांजेंट स्टेट के सॉल्यूशन देगा, फिर जब टांजेंट स्टेट खत्म हो जाता है तो वो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन देके, तो इसी को पूरे सफिशिएंट फॉर द लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन देता है। तो ये चीज़ है ना, ये मेरे पास पूरा फेजर था। तो फेजर कुछ डिसएडवांटेज यही सब रहता है। तो अगर हम बात कर लेते, ये मेरे पास वही था फेजर जो हमारा XL जो दिया हुआ है। एनालिटिक सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या था कि फेजर्स के टर्म में हमने सॉल्यूशन को देखा। अगर हम एनालिटिक सॉल्यूशन देखेंगे ना, एनालिटिक्स वे में हम लोग मैथमेटिकली जाएंगे। तो देखो LdI/dt क्यू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, VM sin ओमेगा टी। तो I को हम लोग DIQ बाई चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू DT,
तो डी आई बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डबल इसको इंटीग्रेट एक बार और कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी टी। तो क्यू है तो वोल्टेज इक्वेशन, तो मेरे पास क्या होता है एल डी स्क्वायर बाई डी क्यू इंटू डी टी प्लस आर डी क्यू बाई डी टी बाई डी क्यू बाई सी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल करंट को ना डी आई बाई डी टी को ना हम लोग डी स्क्वायर बाई डी टी लिखा। तो मेरे पास जो इक्वेशन था डी आई बाई डी टी, इसको सिर्फ क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया इससे, और आई को ना इससे चेंज कर दिया डी आई बाई डी टी से, तो ये डी आई डी क्यू बाई डी टी से, तो ये हमारा डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्यू बाई सी, तो बी एम साइन ओमेगा। तो ये जो एक इक्वेशन है ना, अगर तुम डैम्प ऑसिलेशन जानते होगे, क्लास 11 में पढ़ना था डैम्प ऑसिलेशन, जो कि क्या होता है ना कि डैम्प ऑसिलेशन एक होता है जो कि एक्चुअल ये ना ऑसिलेशन दिखेगा, डैम्प ऑसिलेशन आई थिंक 11th के बुक में पढ़ोगे फिजिक्स में, तो तुम्हारे पास डैम्प ऑसिलेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखने को मिलेगा डैम्प ऑसिलेशन। तो यहाँ पे ना ये क्यू एम साइन ओमेगा टी इंटू क्यू को अगर क्यू एम साइन ओमेगा टी अगर हम लोग सोल्यूशन में एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा टी प्लस थीटा, ये डैम्प ऑसिलेशन का एक फार्मूला होता है। देखो इसको थोड़ा सा समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वेट करो, मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, वेट करो समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास डैम्प ऑसिलेशन का ना क्या है फॉर्मूला है, ठीक ना। तो एज्यूम करोगे इस सोल्यूशन को, तो तुम्हारे पास डी क्यू बाई डी टी का जो स्क्वायर आ जाएगा, ये तुम्हारे पास क्यू एम, अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा क्यू एम ओमेगा का क्या है कि कॉस ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, लेकिन ओमेगा टी का फिर से क्या हो जाएगा, एक ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा मल्टीपल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। देन इस डिफ्रेंशिएशन को ना क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू को ना, इस समय इस सारे वैल्यू को, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्यू एम, ये तुम्हारे पास 7.28 में इस इक्वेशन में यही सबको वैल्यू को डाला, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। सिंपल इस वैल्यू को पुट करके तुम भी पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं कहीं भी, ठीक ना। ठीक ना, तो अपने पास क्या है ना कि लास्ट में अपने पास जो रिलेशन आएगा ना, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा बाई एल, तो ये पास इंपेडेंस वही आ गया फिर से। तो हमारे पास क्यू है डब्ल्यू जेड, अब हम क्या करते हैं ना, इस वाले ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ना इक्वेशन जेड से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्यू डब्ल्यू जेड तो 1 बाई इसको भी सबको जेड से डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक ना। तो जब जेड से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा आर बाई जेड कॉस फाई, इसको ले लिया कॉस फाई, आर बाई ये ना आर बाई जेड ओमेगा टी और ये साइन बाई ओमेगा टी, ठीक ना। तो इसको ना क्या किया, एज्यूम किया कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को ना कॉस फाई इसको कॉस फाई ले लेते हैं, आर बाई जेड को कॉस फाई लिया और एक्स एल बाई एक्स सी को साइन फाई लिया, तो कॉस फाई मल्टीप्लाई ओवर कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई मल्टीप्लाई ओवर साइन ओमेगा टी फाई। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। जब इसका ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, कॉस इसका जो है ना कॉस फाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी, इसका जब ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। जब इसको सॉल्व करोगे तो वी एम तो ये अपने पास क्या हो गया, इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, वी एम इज इक्वल टू क्यू एम जेड ओमेगा जेड। तो इसको हम लोग वी एम को ये अगर ले लें तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अगर इस एंगल को, तो ये इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर आ गया। तो ये सिंपली क्या हुआ कि ये तुम्हारे पास एक तरह से क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाता है। तो इसको यूज़ कर सकते हो कि आई एम इंटू जेड, तो ये अपने पास ओमेगा क्यू, तो आई एम का वैल्यू क्या हो गया, आई एम का वैल्यू हो गया क्यू एम इंटू ओमेगा, आई एम का वैल्यू जेड, तो ये अपने पास आई एम का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम इंटू ओमेगा, तो फाइव थीटा इंटू फाइव एंगल दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। हमने थीटा बाई फाइव को लिखा माइनस पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव। तो इसको यूज़ करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास आई एम इंटू कॉस ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया। एक कॉस का कंपोनेंट आया, एक साइन का, तो ये तुम्हारे पास ये जो आता है आई एम का वैल्यू वी एम बाई जेड, तो ये तुम्हारे पास सेम उसी तरीके से tan फाई निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो एनालिटिक सोल्यूशन में ना अपने पास एम्पलीट्यूड एंड द फेज करंट ऑफ द सर्किट एग्री एंड ऑब्टेन द टेक्निक्स ऑफ द फेज है। तो ओवरऑल ये हम लोग देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा सोल्यूशन। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर दूँगा, ठीक ना। लेकिन इसी एनालिसिस आप मेरे चैनल से देखो, अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और तो मैं दूसरे चैप्टर को भी अपलोड करता हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस देख लेंगे, रेजोनेंस काफ़ी रिलेटेड है इसी से, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस देख लेंगे और एक पावर फैक्टर देखेंगे, और देन ट्रांसफार्मर बचा है,
इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से 4 लेक्चर में इसको ख़त्म करते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करो मेंशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।